ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग का मतलब सांस लेना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब सांस लेने के दौरान बॉडी में ऑक्सीजन चली जाएगी और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आएगी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेकिन इसके मायने सिर्फ इतने ही नहीं है, अभी और भी मतलब है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग नॉर्मल भाषा में ब्रीदिंग को हम लोग कहते हैं सांस लेना, अंदर सांस लेना इंस्पायरेशन और बाहर निकालना एक्सपायरेशन। ये हो गया ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग हम लोग देखेंगे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, और इसके दौरान गैसेस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन हमारे शरीर में चली जाती है, ब्लड में चली जाती है और ब्लड से सारी सेल्स में चली जाती है। तो जब हम सांस लेते हैं ना, ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स में गई, लंग्स के एल्वियोलाई से ब्लड में आती है और ब्लड से ऑक्सीजन सारी सेल्स में चली जाती है। सेल्स में जाकर क्या करती है? ये सेल्स में ऑक्सीजन जाके एरोबिक रेस्पिरेशन, जो हम पढ़ा चुके हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन शुरू करती है, यानी ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस। ऐसा होने से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद क्या पैदा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स या टिश्यूज से वापस ब्लड में आती है, ब्लड से लंग्स में आती है और लंग्स से बाहर निकल जाती है। गैसेस एक्सचेंज। तो ब्रीदिंग के दौरान हम कौन सी गैस अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन गैस हमारे जाती है लंग्स के एल्वियोलाई में, लंग्स के एल्वियोलाई से ब्लड में आएगी, ब्लड से हर एक सेल के अंदर जाएगी। ऑक्सीजन अंदर सेल में जाके शुरू करेगी सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो हम लोग ने पढ़ा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, यानी ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस सेल के अंदर हुआ। सेल्यूलर रेस्पिरेशन से कौन सी गैस पैदा हुई? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड इस सेल से वापस ब्लड में आती है, ब्लड से लंग्स में आती है और लंग्स से एटमॉस्फेयर में बाहर निकल जाती है। एक जनरल आइडिया देना है। ये चैप्टर बहुत मजेदार है, लेकिन इसको गहराई से समझने का प्रयास करना। अभी आगे नहीं, आज नहीं, कल के दिन में होगा। आज तो जनरल पार्ट हम पढ़ा रहे हैं। ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स। ऑक्सीजन ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते हैं। एक चीज और सुनो, ऑक्सीजन हम लोग ने ऐसे ली, ऑक्सीजन लंग्स के एल्वियोलाई से ब्लड में गई और ब्लड से सेल में गई, चली गई। इधर हमने खाना खाया, खाना डाइजेस्ट होने के बाद ये खाना जैसे ग्लूकोज है, ये भी ब्लड में आया और ब्लड के जरिए सेल में पहुंचा। तो इधर से ग्लूकोज, प्रोटीन और फैट, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में आते हैं और ब्लड के जरिए सेल में पहुंचे। तो सेल में दो चीजें पहुंच रही हैं। लंग्स के जरिए ऑक्सीजन ब्लड से होती हुई सेल में पहुंची, और पेट के जरिए जो फूड डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में आता है और ब्लड से वो भी सेल में पहुंचा। तो ये ऑक्सीजन, एक तरफ से ऑक्सीजन पहुंची ब्लड के जरिए सेल में, लंग्स के जरिए, लंग्स और ब्लड के जरिए ऑक्सीजन सेल के अंदर पहुंची, और एक तरफ से डाइजेस्टेड फूड पेट के जरिए ब्लड में आया और ब्लड से सेल में पहुंचा। तो सेल में दोनों चीजें पहुंच गई, ऑक्सीजन भी पहुंच गई और फूड मान लो ग्लूकोज, क्योंकि मोस्ट प्रिफर्ड है, सबसे पसंदीदा है। तो एक तरफ से ऑक्सीजन पहुंची सेल के अंदर और एक तरफ से ग्लूकोज पहुंचा। तो ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को तोड़ेगी, इस ग्लूकोज को तोड़ देगी। तो ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, किस लिए करते हैं? टू ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड कहां से आए? भोजन के डाइजेशन से। भोजन, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से ग्लूकोज बना, प्रोटीन के डाइजेशन से अमाइनो एसिड बना, और फैट के डाइजेशन से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये सब डाइजेस्ट होके पेट से कहां आते हैं? ब्लड में, और ब्लड से कहां जाते हैं? सेल में। तो एक तरफ से ऑक्सीजन पहुंची,
लंग्स और ब्लड के जरिए सेल में, और पेट के जरिए डाइजेस्टेड फूड यानी ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ये भी पेट के जरिए ब्लड में आए और ब्लड से सेल में पहुंचे। तो सेल में दोनों चीजें पहुंच गई, ऑक्सीजन भी पहुंच गई, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड। तो यह ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज करेगी, ऑक्सीजन ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड को ऑक्सीडाइज करेगी। सबसे पसंदीदा तो ग्लूकोज ही है, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगी। ऑक्सीडाइज करने से एनर्जी निकलेगी, टू डराइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। ये ऊर्जा हमारे विभिन्न कार्यों में इस्तेमाल होती है। तो आज हम हाथ पैर हिला रहे हैं, तुम्हें पढ़ा रहे हैं, ये वही ऊर्जा की वजह से। ऑक्सीजन ने क्या किया है जरा बताओ। ऑक्सीजन ने सेल के अंदर पहुंच करके किसको तोड़ा, किसको ऑक्सीडाइज किया? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड। ये हमारे भोजन से डाइजेस्ट होने के बाद सेल के अंदर पहुंचे थे। इनके ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड के को ऑक्सीडाइज किया ऑक्सीजन ने, एनर्जी निकली। ये एनर्जी विभिन्न कार्यों में इस्तेमाल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड को तोड़ती है, ऑक्सीडाइज करती है, तो ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा हमारे विभिन्न कार्यों में इस्तेमाल होती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी तो पैदा होती है, नहीं होती है? अरे भैया ये था C6H12O6 ग्लूकोज। ऑक्सीजन ने क्या किया, इसको तोड़ा, क्या पैदा हुआ? 6CO2 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी एनर्जी। इतनी एनर्जी से कितना एटीपी था, इसे बताए, याद आ रहा नहीं आ रहा है? 38 एटीपी। 38 एटीपी में कितनी ऊर्जा थी? 277। एक एटीपी में कितनी थी? एक एटीपी में 7.3 किलो कैलोरी होती है, तो 38 में 277 किलो कैलोरी है, जो 686 का केवल 40% है। तो 60% एनर्जी वेस्ट होती, याद आ रहा है? वही सब है कहानी, अगर पहले पढ़ा होगा, भूल जाओ भी। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किसने किया? अरे एक तरफ से ऑक्सीजन सेल के अंदर पहुंची लंग्स और ब्लड के जरिए, और पेट के जरिए ग्लूकोज, पेट से ब्लड में आया ग्लूकोज, भोजन के डाइजेशन हुआ, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज पेट से ब्लड में आया, ब्लड से सेल में पहुंचा, दोनों पहुंचे सेल के अंदर। ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को तोड़ा तो क्या पैदा हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड भी तो पैदा हुई, और जो ऊर्जा पैदा हुई वो हमारे विभिन्न कार्यों में इस्तेमाल हो रही है, वेरियस एक्टिविटीज में। तो कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल, कार्बन डाइऑक्साइड नुकसानदेह है, इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रही है, जो कि एक हार्मफुल गैस है। तो इसको बाहर निकालना जरूरी है, सेल और अपनी कोशिका से या शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है, हार्मफुल है। ऑक्सीजन हैज टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू द सेल, इसलिए लगातार सेल को ऑक्सीजन चाहिए। एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल, और सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, हैव टू बी रिलीज्ड आउट, क्योंकि हार्मफुल है, इसको बाहर निकलना जरूरी है। तो ऑक्सीजन हमको लगातार क्यों चाहिए? क्योंकि ऑक्सीजन हमारे भोजन को तोड़ेगी, भोजन के टूटने से एनर्जी निकलेगी, जो हमारे कामों में इस्तेमाल होगी। इसलिए लगातार टिश्यू को या सेल को ऑक्सीजन चाहिए। ग्लूकोज के टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड बनी, ये तो हार्मफुल है, तो लगातार कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि हार्मफुल है, इसको बाहर निकालना जरूरी है। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन शरीर के अंदर गई, विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल के अंदर CO2 प्रोड्यूस हुई। तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से सेल के अंदर गई, और सेल के अंदर जो CO2 प्रोड्यूस हुई वो सेल से निकल करके एटमॉस्फेयर में बाहर आ गई। इसको ब्रीदिंग कहते हैं, और कॉमन भाषा में इसको रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। हालांकि रेस्पिरेशन इसको कहना उचित नहीं है। रेस्पिरेशन जो हमने पढ़ाया ना, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस, वो एक्चुअल रेस्पिरेशन। तो इसको ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन के लिए एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, पौधों में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तो होते नहीं, लेकिन एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं।
जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के द्वारा रेस्पिरेशन कहां होता है? शरीर की सतह से गैसेस एक्सचेंज कहां देखने को मिलता है? शरीर की सतह से ऑक्सीजन अंदर चली गई और शरीर की सतह से ही बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। जनरल बॉडी सरफेस से सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा गैसेस एक्सचेंज होता है स्पॉन्जेस में, सीलेंट्रेट्स में और फ्लैट वर्म में। तो स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स और फ्लैट वर्म के अंदर, स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेटा और फ्लैट वर्म, चपटे क्रमी यानी टेप वर्म में गैसेस का आदान प्रदान के लिए कोई ऑर्गन नहीं होता है इनमें। शरीर की त्वचा से ही गैसेस का आदान प्रदान होता है जनरल बॉडी सरफेस से। जनरल बॉडी सरफेस से किस प्रोसेस के द्वारा? सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। मॉइस्ट स्किन या क्यूटिकल के द्वारा गैसेस एक्सचेंज कहां होता है? गीली त्वचा के द्वारा गैसों का आदान प्रदान कहां होता है? अरे अर्थवर्म में, फ्रॉग में तो हम पढ़ा ही चुके तुम्हें। मेंढक अपनी त्वचा को गीला क्यों रखता है? क्योंकि गीली त्वचा से वो सांस लेता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। तो गीली त्वचा से, जिसको क्यूटिकल भी कहते हैं, स्किन या क्यूटिकल, अर्थवर्म यानी केचुआ में और फ्रॉग में। देखो केचुआ बरसात में रहता हमेशा अपने को गीला रखता है। केचुआ हमेशा अपने को गीला रखेगा, बरसात में रहेगा, गीली मिट्टी के आसपास रहता है। और मेंढक यानी फ्रॉग्स, तो अर्थवर्म, फ्रॉग में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? मॉइस्ट क्यूटिकल या स्किन है। नेटवर्क ऑफ ट्रैकियल ट्यूब, ट्रैकिया और ट्रैक्यूल्स मिल करके जाल बनाते हैं। कहां? कॉकरोच में पढ़ाया था। कॉकरोच में रेस्पिरेशन के लिए ट्रैकिया या ट्रैक्यूल्स होते हैं। तो कॉकरोच के रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? ट्रैकिया और ट्रैक्यूल्स, ये मिल करके नेटवर्क यानी जाल बनाते हैं। गिल्स के द्वारा सांस कौन लेता है? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, पानी में पाए जाने वाले आर्थ्रोपोड्स, जैसे प्रॉन, झींगा। झींगा कैसे सांस लेता है? गिल्स के द्वारा। मोलस्क, मोलस्क में स्नेल हो गया, घोंगा, घोंगा कैसे सांस लेता है? प्रॉन्स हो गए, स्नेल्स हो गए, गिल्स के द्वारा। मछलियां भी, मछलियों के भी गलफड़े होते हैं, गिल्स। लंग्स के द्वारा सांस कौन लेता है? फेफड़ों के द्वारा। एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है लंग्स। फिर से देख लो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहां कहां क्या है? स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स और फ्लैट वर्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जनरल बॉडी सरफेस। शरीर की सतह से डिफ्यूजन के द्वारा गैसेस का आदान प्रदान होता है। मॉइस्ट क्यूटिकल या स्किन, गीली त्वचा से गैसेस का आदान प्रदान करते हैं, गैसेस एक्सचेंज होता है अर्थवर्म और फ्रॉग में। नेटवर्क ऑफ ट्रैकियल ट्यूब्स, ट्रैकिया और ट्रैक्यूल जाल बनाते हैं इंसेक्ट्स यानी कॉकरोच में, इनके द्वारा गैसेस एक्सचेंज होता है। गिल्स के द्वारा गैसेस एक्सचेंज एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा जैसे प्रॉन, मोलस्क जैसे स्नेल्स और फिशेस यानी मछलियों में होता है। लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहां कहां है? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में। अब यहां पर चूंकि आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सारा ह्यूमन से रिलेटेड आपको पढ़ना है। ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सारा आपको ह्यूमन से रिलेटेड पढ़ना है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डिटेल में पढ़ना है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से यहां से सवाल आया था, कुछ 3-4 पॉइंट्स को मिला करके आया होगा, 2013 में आया। कुछ जनरल बातें, इसको तुम रिकॉल करना तुम्हारे लिए इजी रहेगा, कल नहीं रहेगा। अभी हम थोड़ा सा बताएंगे, कल फिजियोलॉजी में आएगा, थोड़ा आगे पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट बता देते हैं थोड़ा सा। एक जोड़ी एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है, ऐसे देखना, एक जोड़ी एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, ऑक्सीजन नाक के छेदों के जरिए अंदर गई। अंदर जाने के बाद क्या होता है? ये नेजल चेंबर में हवा, ऑक्सीजन, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो कि ऊपरी होंठ के ऊपर है, अपर लिप के ऊपर है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ऑक्सीजन यहां से कैविटी के अंदर आती है, वो है नेजल कैविटी। वो क्या है? नेजल चेंबर कह लो या नेजल कैविटी कह लो। नेजल चेंबर पीछे गले में खुलता है, फेरिंग्स, फेरिंग्स में खुलता है। फेरिंग्स एक कॉमन ओपनिंग है, फेरिंग्स के जरिए हवा भी जाती है और खाना भी जाता है। फेरिंग्स एक कॉमन ओपनिंग है एयर और फूड के लिए, एयर और फूड के लिए।
हवा भी फेरिंग्स से होके जाती है और खाना भी फेरिंग्स से होके जाता है। फेरिंग्स से गला, अंदर से देखो, अंदर से मुंह खोल करके देखो, जहां पे गला है वो फेरिंग्स है। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल खुलते हैं किसमें? नेजल चेंबर या नेजल कैविटी में। नेजल चेंबर या नेजल कैविटी किसमें खुलती है? फेरिंग्स में। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है, एक आम रास्ता है, कॉमन रास्ता है फूड और एयर के लिए। तो फेरिंग्स से एयर भी जाती गुजरती है और फूड भी गुजरता है। फेरिंग्स खुलता है लैरिंग्स में। लैरिंग्स, फेरिंग्स खुलता है लैरिंग्स के जरिए ट्रैकिया में। अब इसको हम डायग्राम से तुमको सिखाते हैं, इसको हम डायग्राम से सिखाते हैं। यहां पर छोड़ो ना मत लेक्चर, या तो फिर पूरे ना आना, पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी मत आना। देखो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स कहां खुले? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स खुले नेजल चेंबर में। नेजल चेंबर कहां खुला? नेजल चेंबर खुला फेरिंग्स में। फेरिंग्स एक कॉमन ओपनिंग है एयर और फूड के लिए। फेरिंग्स खुलता है लैरिंग्स में। लैरिंग्स खुलता है ट्रैकिया में। लैरिंग्स खुलता है ट्रैकिया में। यह है ट्रैकिया। ट्रैकिया को कहते हैं विंड पाइप। क्या बोलते हैं? विंड पाइप। यह है लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम लोग कहते हैं साउंड बॉक्स। लैरिंग्स को हम लोग कहते हैं साउंड बॉक्स। लैरिंग्स के ऊपर एक इलास्टिक कार्टिलेज का फ्लैप होता है, फ्लैप, ये जो लैरिंग्स की ओपनिंग को ढक देता है। ये इलास्टिक कार्टिलेज का फ्लैप कहलाता है एपिग्लॉटिस। क्या है ये? एपिग्लॉटिस इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। इलास्टिक कार्टिलेज का एक ढक्कन है, फ्लैप कहते हैं, ढक्कन है ये। तो जब हम खाने को निगलते हैं, जब हम खाने को निगलते हैं तो लैरिंग्स को ऊपर से कौन बंद कर देता है? लैरिंग्स की ओपनिंग। लैरिंग्स की ओपनिंग कहलाती है ग्लॉटिस। लैरिंग्स की ओपनिंग को कहते हैं ग्लॉटिस। ओपनिंग कहलाती ग्लॉटिस। इस ओपनिंग के ऊपर ढक्कन क्या है? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस इस ग्लॉटिस को ढक लेता है ताकि खाना विंड पाइप में ना जाने पाए। खाना ट्रैकिया में जाएगा तो जान जा सकती है, सांस नहीं आएगी, मर जाओगे। कभी कभी बात करते करते खाना खाते हो तो थोड़ा सा ठीक से वो ढक नहीं पाता है। बात भी कर रहे हो, खाना भी खा रहे हो। बुजुर्ग कहते हैं बात करते समय जब खाना खाओ तो बात मत करो, क्योंकि बात करते समय जब खाना खा रहे हो तो थोड़ा खाना कभी हो सकता है ये ठीक से बंद ना हो और खाना विंड पाइप में आ जाए, तुम खांसने लगते हो, ऊपर देखो, पानी पियो, पानी पियो, ये सब होने लगता है। तो लैरिंग्स की ओपनिंग को क्या कहते हैं? ग्लॉटिस। ग्लॉटिस को ऊपर से ढकता है एक इलास्टिक कार्टिलेज का फ्लैप, जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये कब ढकता है? जब स्वॉलोइंग होती है, खाने को हम निगलते हैं। खाने को फेरिंग्स के आगे निगलना पड़ेगा। जब खाने को निगलते हैं तो ग्लॉटिस को एपिग्लॉटिस ढक लेता है। क्यों? ताकि खाना विंड पाइप में ना जाने पाए। खाने को जाना है पीछे, इसोफेगस में। कहां जाना है? इसको यहां नहीं आना है, यह है विंड पाइप, इसके पीछे इसोफेगस है। खाने को फेरिंग से जाना है इसोफेगस में। खाने को फेरिंग से जाना है इसोफेगस में। और ऑक्सीजन को कहां जाना है? ऑक्सीजन को लैरिंग से ट्रैकिया में आना है। तो फेरिंग से कॉमन ओपनिंग है एयर और फूड के लिए। खाना फेरिंग से कहां जाएगा? इसोफेगस में जाएगा। और ऑक्सीजन फेरिंग से आएगी लैरिंग्स में, ग्लॉटिस से होती हुई ट्रैकिया में चली आएगी। आ गया ये ट्रैकिया। ट्रैकिया को गौर से देखना, इसमें इनकंप्लीट सी शेप्ड कार्टिलेज होती है। ऐसे छू के देखो, ये कार्टिलेज है। ट्रैकिया में इनकंप्लीट होती। इनकंप्लीट का मतलब पीछे से ऐसी है, जुड़ी नहीं होती। ये आगे से तो ऐसा दिख रहा है, पीछे से ऐसा है। इनकंप्लीट सी शेप्ड हाईलाइन कार्टिलेज पाई जाती है जो ये बनी हुई है, जिसकी वजह से इसकी दीवारें पिचकती नहीं है, नॉन कोलैप्सिबल वॉल होती हैं।
क्योंकि अगर दीवारें पिचक गई तो ऑक्सीजन ही अंदर नहीं जाएगी, मर जाओगे तुरंत। तो विंड पाइप को पिचकने से बचाने के लिए क्या है, विंड को बचाने के लिए सी शेप्ड हाईलाइन कार्टिलेज होती है, हाईलाइन कार्टिलेज, जिसकी वजह से ये हमारा विंड पाइप पिचकता नहीं है। तो यहां से देखो, हवा का ऑक्सीजन की एंट्री हुई, ऑक्सीजन नॉस्ट्रिल से आ गई नेजल चेंबर में, नेजल चेंबर से फेरिंग्स में आई, फेरिंग्स से लैरिंग्स से होती हुई ट्रैकिया में आ गई। लैरिंग्स की ओपनिंग को क्या कहते हैं, लैरिंग्स की ओपनिंग को ग्लॉटिस कहते हैं। लैरिंग्स को साउंड बॉक्स कहते हैं जो कार्टिलेज का बना है। इसमें 3 तरह की कार्टिलेज होती है। यह कार्टिलेजिनस होता है, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, एरिथिनॉइड कार्टिलेज। एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है तो तुम कार्टिलेजिनस बॉक्स है क्या, ये कार्टिलेजिनस, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज और एरिथिनॉइड कार्टिलेज। 3 तरह की कार्टिलेज इसको बनाती है लैरिंग्स को। लैरिंग्स को साउंड बॉक्स इसलिए कहा जाता क्योंकि इसमें होते हैं वोकल कॉर्ड्स। क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं वोकल कॉर्ड्स। लैरिंग्स को साउंड बॉक्स इसलिए कहा जाता क्योंकि इसमें होते हैं 2 जोड़ी वोकल कॉर्ड्स। इसमें होते हैं वोकल कॉर्ड्स, कितने जोड़ी होते हैं, 2 जोड़ी वोकल कॉर्ड्स, एंटीरियर और पोस्टीरियर। इनमें जो पीछे वाले हैं पोस्टीरियर वोकल कॉर्ड्स, ये ध्वनि को बना, आवाज जो हम बोल पा रहे हैं वो इन्हीं के कारण, वोकल कॉर्ड्स की वजह से ही हमारी आवाज आ पा रही है। हम जो बोल पा रहे हैं वो लैरिंग्स के वोकल कॉर्ड्स की वजह से है। तो लैरिंग्स को इसीलिए साउंड बॉक्स बोलते हैं। इन साउंड बॉक्स में 2 जोड़ी पाए जाते हैं वोकल कॉर्ड्स। एंटीरियर वाले मॉइस्चर को रिटेन करते हैं, नमी बनाए रखते हैं। तो वो टीचर पढ़ाता ना, उसका गला सूखता है, तो नमी बनाए रखने के लिए एंटीरियर वाले वोकल कॉर्ड्स और पोस्टीरियर वाले जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, 1 जोड़ी, ये आवाज ध्वनि निकालने के लिए होते हैं। तो ये 2 जोड़ी होते हैं, 2 पेयर्स। चिड़ियों में लैरिंग्स की जगह साइरिंग्स होता है, तो उनकी आवाज बड़ी सुरीली होती है। तो लैरिंग्स की जगह उनके पास बर्ड्स है साइरिंग्स। इन प्लेस ऑफ लैरिंग्स, लैरिंग्स की जगह चिड़ियों में साइरिंग्स होता है। उनकी आवाज बड़ी सुंदर होती है। तो फिर से देखो, तुम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेजल चेंबर में आए, फेरिंग्स में आए, लैरिंग्स में आए, ट्रैकिया में। लेकिन लैरिंग्स के बारे में 2-3 बातें तुमने ध्यान दी। लैरिंग्स की ओपनिंग को क्या कहते हैं बताओ, ये याद करते हुए चलना, ये चैप्टर बाद में नहीं पढ़ना पड़ेगा। लैरिंग्स की ओपनिंग को ग्लॉटिस कहते हैं। इसको एक इलास्टिक कार्टिलेज का ढक्कन इसको ढक लेता है भोजन को निगलते समय, उसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज याद रखना। ग्लॉटिस खुलता है लैरिंग्स में, लैरिंग्स को साउंड बॉक्स कहते हैं। ये 3 तरह की कार्टिलेज से बना है, थायराइड, क्रिकॉइड, एरिथिनॉइड। और लैरिंग्स के अंदर 2 जोड़ी वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं जो ध्वनि आवाज निकालने के लिए हैं, इसलिए लैरिंग्स को साउंड बॉक्स कहते हैं। एंटीरियर वाले वोकल कॉर्ड्स नमी को बनाए रखने के लिए और पोस्टीरियर वाले आवाज निकालने के लिए होते हैं। लैरिंग्स खुलता है ट्रैकिया यानी विंड पाइप में। ट्रैकिया के अंदर, ट्रैकिया की दीवार पिचकने ना पाए तो इसमें इनकम्प्लीट सी शेप्ड हाईलाइन कार्टिलेज होती है। इनकम्प्लीट सी शेप्ड हाईलाइन कार्टिलेज है। चलो अब देखो जरा, हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये जो ट्रैकिया है ये एक्सटेंड करता है, ये हमारा ट्रैकिया ये यहां से एक्सटेंड करता हुआ यहां तक आता है, और जहां से हमारी पीछे 5वीं थोरैसिक वर्टिब्रा शुरू होती है, कौन सी वर्टिब्रा, 5th थोरैसिक वर्टिब्रा, वहां से ये 2 हिस्से में बढ़ जाता है। जहां से हमारी पीठ पर जो वर्टिब्रल कॉलम है, 5वीं थोरैसिक वर्टिब्रा जहां से शुरू होती है, ये 2 हिस्से में बढ़ जाता है, राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस।
राइट प्राइमरी ब्रोंकस, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। यहां तक पहुंचे नहीं पहुंचे? ठीक, यहां तक तो कोई अभी दिक्कत नहीं आई। तो चलो यहां तक पहुंच गए। एक बनेगा राइट प्राइमरी ब्रोंकस और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकस है ये डिवाइड करके सेकेंडरी ब्रोंकस बनाता है, सेकेंडरी ब्रोंकस डिवाइड करके टर्शरी ब्रोंकस बनाता है, टर्शरी ब्रोंकस डिवाइड करके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स डिवाइड करके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं। ऐसे याद नहीं होगा, हम कराते हैं। यहां तक समझ में कौन सी वर्टिब्रा है यहां पे? तो यहां लिख भी लेना याद करके डायग्राम में, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। जहां से पांचवी थोरैसिक वर्टिब्रा शुरू होती है वहां से ये दो हिस्से में बढ़ जाता है, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। तो ये कितने हिस्से में बढ़ गया है? दो हिस्से में बढ़ जाता है, लगभग यहां पर आता है। तो पीछे कौन सी वर्टिब्रा होगी? पांचवी थोरैसिक। चलो मैं एक डायग्राम से तुम्हें और बढ़िया सिखाते हैं। तो यहां तक तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसमें ये डायग्राम हमने दिया नहीं है, तो डायग्राम के लिए हमको अलग आना पड़ेगा। इसकी फोटो ले लेना जो हम डायग्राम दिखा रहे हैं। ये जो लैरिंक्स है ये ट्रैकिया, जहां से पांचवी थोरैसिक वर्टिब्रा शुरू होती है, जहां से फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा शुरू होती है, ये दो हिस्से में बढ़ जाता है। इसको कहते हैं ब्रोंकस। ये वाला हो गया राइट प्राइमरी ब्रोंकस, राइट प्राइमरी ब्रोंकस। और ये वाला है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। इसको प्राइमरी लिखते हैं, ऐसे प्राइमरी हो गया। ये है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। तो जहां से पांचवी थोरैसिक वर्टिब्रा शुरू होती है, ये ट्रैकिया यानी विंड पाइप दो हिस्से में बढ़ जाता है, राइट प्राइमरी ब्रोंकस और लेफ्ट प्राइमरी। प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड करता है सेकेंडरी ब्रोंकस में, प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड करता है सेकेंडरी ब्रोंकस में, थोड़ा पतला हो जाता है। ये पाइप है, सबसे मोटा पाइप ट्रैकिया है, उससे पतला हुआ प्राइमरी ब्रोंकस, उससे पतला हुआ सेकेंडरी ब्रोंकस, यानी ये पाइप पतला होता जा रहा है। सेकेंडरी ब्रोंकस डिवाइड करता है और बनाता है टर्शरी ब्रोंकस। क्या बनाता है? टर्शरी ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंकस। तो प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड करता है, सेकेंडरी ब्रोंकस बनाता है, थोड़ा पाइप पतला हो गया। सेकेंडरी ब्रोंकस डिवाइड करके टर्शरी ब्रोंकस बनाता है, थोड़ा और पाइप पतला हो गया। टर्शरी ब्रोंकस से डिवाइड करके इनिशियल ब्रोंक्यूल बनाता है। क्या बनाता है? इनिशियल ब्रोंक्यूल बनाता है, इनिशियल ब्रोंक्यूल। और पतला हो गया पाइप, और इनिशियल ब्रोंक्यूल डिवाइड करके टर्मिनल ब्रोंक्यूल बनाता है। ट्रैकिया से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं होता। यहां पर केवल ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड केवल चल रहे हैं, कोई गैसेस का आदान प्रदान नहीं होता। यहां पर केवल गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, केवल गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। तो फिर से देखना, ट्रैकिया जहां से फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा शुरू होती है, दो हिस्से में बढ़ गया, राइट प्राइमरी ब्रोंकस और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड करके सेकेंडरी ब्रोंकस बनाता है, सेकेंडरी ब्रोंकस डिवाइड करके टर्शरी ब्रोंकस बनाता है, टर्शरी ब्रोंकस डिवाइड करके इनिशियल ब्रोंक्यूल बनाता है, इनिशियल ब्रोंक्यूल डिवाइड करके टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ये सीक्वेंस ध्यान रखना।
ट्रैकिया से लेकर के इनिशियल ब्रोंक्यूल तक सी शेप्ड हाइलाइन कार्टिलेज होती है। सी शेप्ड हाइलाइन कार्टिलेज देखो कहां तक बनी है ये, अरे ये देख रहे हो कहां तक है, ट्रैकिया से लेकर के इनिशियल ब्रोंक्यूल, ट्रैकिया से लेकर के इनिशियल ब्रोंक्यूल तक सी शेप्ड हाइलाइन कार्टिलेज है, नॉन कोलैप्सिबल वॉल है। लेकिन एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कोई भी गैसेस एक्सचेंज नहीं होता, केवल गैसेस का रास्ता है ये कंडक्टिंग पार्ट है। क्या ये कंडक्टिंग पार्ट है, कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं। अब आता है गैसेस एक्सचेंज वाला पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं ट्रैकिया से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, ट्रैकिया से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक ये ब्रोंकियल ट्री है। कौन सा ट्री है, ब्रोंकियल ट्री। इसमें ब्रोंकियल ट्री के अंदर ब्रोंकाई और ब्रोंकस और ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल है, ट्रैकिया, ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल, ट्रैकिया, ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल ये मिल करके बनाते हैं ब्रोंकियल ट्री। केवल गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, गैसेस के। अब आगे आता है एक्सचेंज वाला पार्ट। अब देखो टर्मिनल ब्रोंक्यूल आगे चल करके बना रहा है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आगे चल के बना रहा है एल्वियोलर कैनाल, एल्वियोलर कैनाल एल्वियोलाई के अंदर खुल रही है। बहुत सारे एल्वियोलाई मौजूद है, इसको बोलते हैं एल्वियोलर सैक। फिर से देखो गैसेस एक्सचेंज यहां होता है, गैसेस का आदान प्रदान यहां होता है। कहां, इसको हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। या यहां पर रेस्पिरेशन यानी गैसेस एक्सचेंज होता है। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में टूटा और पतला हुआ, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल और पतला हुआ, एल्वियोलर कैनाल, एल्वियोलर कैनाल खुलती है एल्वियोलर सैक के अंदर, एल्वियोलर सैक के अंदर। एल्वियोलर सैक के अंदर ढेर सारे एल्वियोलाई हैं, ढेर सारे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये सब एल्वियोलाई हैं। एल्वियोलाई हाईली वेस्क्युलराइज्ड होते हैं। हाईली वेस्क्युलराइज्ड का मतलब यहां पर ब्लड कैपिलरीज ढेर सारी होती हैं, यहां पर ढेर सारी क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, यहां पर ढेर सारी ब्लड कैपिलरीज है। तो ऑक्सीजन कहां से आई, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से फेरिंग्स में आई, सॉरी एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नेजल कैविटी में आई, नेजल कैविटी से फेरिंग्स में आई, फेरिंग्स से लैरिंग्स में आई, लैरिंग्स से ट्रैकिया में आई, ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी से सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस से टर्चरी ब्रोंकस, टर्चरी ब्रोंकस से इनिशियल ब्रोंक्यूल, इनिशियल ब्रोंक्यूल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल, यहां तक आई। फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर कैनाल और एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक के एल्वियोलाई में ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन यहां से ब्लड में चली जाती और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड यहां आ जाती। तो गैसेस एक्सचेंज किसके बीच में हो रहा है, लंग्स के एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में। लंग्स के एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में क्या हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज। एल्वियोलाई की जो दीवार है ये स्क्वामस एपिथेलियम की बनी है, किसकी, स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है, बहुत पतली होती है, डिफ्यूजन बाउंड्री बनाती है, याद आ रहा सब टिश्यू में। और ब्लड कैपिलरी की दीवार को एंडोथीलियम कहते हैं, ब्लड कैपिलरी की दीवार एंडोथीलियम, यह भी बहुत पतली है। और दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है, क्या है, तो 3 लेयर को पार करेगी ऑक्सीजन। अरे ऑक्सीजन 3 लेयर को पार करेगी, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। ये सब हम कल के लेक्चर में डिटेल में बताएंगे, हल्का सा बता रहे, आइडिया दे रहे हैं, ठीक है। तो गैसेस एक्सचेंज यहां पर हुआ। तो फिर से देख लो, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं होता, ये केवल गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, केवल गैसेस का, नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है। गैसेस का एक्सचेंज आगे होता है, एल्वियोलाई और उसकी ये डक्ट,
एल्वियोलाई और उसकी ये डक्ट, ये मिल करके गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो गैसेस एक्सचेंज एल्वियोलाई और उसकी डक्ट करते हैं। डक्ट के नाम एनसीईआरटी ने नहीं लिखे हैं। एक रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, एल्वियोलर कैनाल है, ये एल्वियोलाई और उसकी डक्ट्स है। एल्वियोलाई, ये तो एल्वियोलर सैक है। एल्वियोलर सैक के अंदर ढेर सारे एल्वियोलाई हैं, 1 2 3 4 5 एल्वियोलाई और एल्वियोलाई की डक्ट्स, ये और ये और ये, यहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है। तो ये एक्सचेंज पार्ट है। क्या ये एक्सचेंज पार्ट? एक बात और, ट्रैकिया से लेकर के इनिशियल ब्रोंक्यूल तक सी शेप्ड हाईलाइन कार्टिलेज होती है, यह भी ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, प्राइमरी ब्रोंकस को मेन ब्रोंकस भी कहते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकस को लोअर ब्रोंकस भी कहा जाता है, और टर्शरी ब्रोंकस को सेगमेंटल ब्रोंकस भी कहते हैं। मन करे तो याद कर लेना, चूंकि एनसीईआरटी ने दिया नहीं है, छोड़ सकते हो, एमबीबीएस में याद कर लेना। प्राइमरी का दूसरा नाम है मेन ब्रोंकस, सेकेंडरी का दूसरा नाम है लोबर, और टर्शरी का सेगमेंटल। इनिशियल ब्रोंक्यूल को इंटरलोब्यूलर ब्रोंकस भी कह रहे हैं। ये इनिशियल ब्रोंक्यूल है, इसको मत याद करना। चलो फोटो ले लो इसका। ये लेक्चर को हम कल इसको मैच्योर करेंगे, भूलना मत, कल बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा इसका, ये ध्यान रखना। बहुत सारी बातें महीन तुम सीखोगे। अब एक चीज और सीखो, प्राइमरी ब्रोंकस लंग्स के अंदर चला गया, तो प्राइमरी ब्रोंकस से लेकर के एल्वियोलाई तक ये सब लंग्स के अंदर होते हैं। प्राइमरी ब्रोंकस लंग्स के अंदर प्रवेश कर गया, ये लंग है। प्राइमरी ब्रोंकस लंग्स में प्रवेश कर गया, इधर वाला भी, इधर लंग्स नहीं दिखा रखा, इधर वाला ब्रोंकस इधर के लंग्स में चला जाएगा और इधर वाला इधर के लंग में आ जाएगा। तो प्राइमरी ब्रोंकस से लेकर के एल्वियोलाई तक ये सब लंग्स के अंदर है, लंग्स के अंदर होते हैं, ये ध्यान रखना। चलो एक चीज हम दिखा रहे हैं तुम्हें, ये देख लो, ये बिल्कुल इजी है। ब्रोंकियल ट्री और रेस्पिरेटरी ट्री देख लो, ये ब्रोंकियल ट्री है, यहां कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं होता। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से एयर आई ट्रैकिया में, ट्रैकिया से लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस में आई, प्राइमरी से सेकेंडरी ब्रोंकस में आई, सेकेंडरी से टर्शरी ब्रोंकस में आई, टर्शरी से इनिशियल ब्रोंक्यूल में आई, इनिशियल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ये कहलाता है ब्रोंकियल ट्री, कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं होता। नॉस्ट्रिल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल, यहां पर कुछ हवा बनी रहती है, हमेशा बनी रहती, निकलती नहीं है, उसको डेड स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? डेड स्पेस। ये 150 ml है। 150 ml एयर कहां से कहां तक रहती है? नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। इसको कंडक्टिंग जोन कहते हैं, नो गैसेस एक्सचेंज। यहां पर कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं होता, केवल ये कंडक्टिंग जोन है। नॉस्ट्रिल से एयर यहां तक आ गई टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। फिर से देखो, ट्रैकिया से लेकर के इनिशियल ब्रोंक्यूल तक तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है? इनकंप्लीट सी शेप्ड हाईलाइन कार्टिलेज, इसकी रिंग्स दिखती हैं। जबकि वो जो एपिग्लॉटिस था वो इलास्टिक कार्टिलेज है, ये हाईलाइन है। कैसा है? हाईलाइन है। तो इनकंप्लीट सी शेप्ड हाईलाइन कार्टिलेज की रिंग्स कहां पाई जाती हैं? ट्रैकिया से लेकर के इनिशियल ब्रोंक्यूल तक। लेकिन एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक क्या कहलाता है? ये ब्रोंकियल ट्री है। यहां पर कितनी हवा हमेशा बनी रहती है? 150 ml। इसको कहते हैं डेड स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? डेड स्पेस। या इसको ब्रोंकियल ट्री को हम लोग कंडक्टिंग जोन कहते हैं। यहां पर गैसेस का कंडक्शन होता है, कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं होता। फिर आता है रेस्पिरेटरी ट्री, यहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल यहां पर एंड हो गया, ठीक। टर्मिनल ब्रोंक्यूल से निकलते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से निकलती है एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट खुलती है एल्वियोलर सैक के अंदर, और एल्वियोलर सैक के अंदर ढेर सारे एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई और उसकी डक्ट, एल्वियोलाई और उसकी डक्ट मिल करके बनाते हैं एक्सचेंज जोन। यहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है। इसको रेस्पिरेटरी जोन या गैसियस एक्सचेंज जोन कहते हैं। इसकी दीवार किसकी बनी है? अरे एल्वियोलाई की दीवार अभी हमने बताया था, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है, बहुत ही पतली दीवार होती है।
इसको हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्री। तो रेस्पिरेटरी ट्री कहां से कहां तक? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाई। एनसीईआरटी ने इतना नहीं लिखा, उसने लिखा है एल्वियोलाई और उसकी डक्ट, ये डक्ट तीन, एल्वियोलाई और उसकी ये डक्ट, ये मिल करके बनाती हैं एक्सचेंज जोन या रेस्पिरेटरी जोन, यहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है। एक तो ये बात हो गई। लास्ट बात क्या है? हम नाक से सांस क्यों लेते हैं? इसके तीन फायदे हैं, लास्ट में सुनते हुए जाओ। अक्सर लोग जब नाक बंद हो जाती तो मुंह से सांस लेते हैं, वो तभी करना जब नाक बंद है, वैसे मत लेना। नाक से सांस लेने के तीन फायदे हैं। पहला फायदा, नाक से सांस लेने का मतलब ये कंडक्टिंग जोन, कंडक्टिंग जोन के थ्रू जब हवा जा रही है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नेजल चैम्बर में, फेरिंग से, तो दो नाक में होते हैं बाल, नाक में क्या होते हैं? बाल। तो बाहर से कोई पार्टिकल वगैरह, कोई बैक्टीरिया वगैरह, वो यहीं रुक जाता है। तो एयर जो होती है वो पार्टिकल फ्री हो जाती है, डस्ट वगैरह यहीं रुक जाती है। तो नाक से सांस लेने से जो नाक में बाल होते हैं वहां पर पार्टिकल्स या छोटे पार्टिकल्स और कुछ इंफेक्शियस एजेंट यहां पर रुक जाते हैं। दूसरी फायदा, नाक से सांस लेने पर जब हवा यहां से एल्वियोलाई तक जाती है तो उसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। हवा तो बाहर बहुत ठंडा था, जाड़ा था, ठंडी ठंडी हवा थी, लेकिन ये ठंडी हवा यहां से यहां तक पहुंचते पहुंचते, एल्वियोलाई तक पहुंचते पहुंचते उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के बराबर हो जाता। फायदा है। मुंह से सांस लेने पर ऐसा नहीं हो पाता, नाक से सांस लेने पर हो सकता है। तीसरा फायदा है, ये जो कंडक्टिंग पार्ट है, यानी नाक से जो सांस हम ले रहे हैं, जब हम नाक से सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन ये घुल जाती है, एकदम लिक्विड जैसी हो जाती है, लिक्विडिफाई हो जाती है एल्वियोलाई तक पहुंचते पहुंचते। तो जो सिलेंडर में आती है ऑक्सीजन वो लिक्विडिफाइड होती है। जो बड़े मोटे लोहे के सिलेंडर में ऑक्सीजन आती है वो लिक्विडिफाइड है, क्योंकि अगर हम लिक्विडिफाइड ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो अंदर की सारी चीजें सूख जाएंगी, नमी नहीं मिलेगी। जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होता है, देखा होगा कोरोना में बहुत लोगों ने खरीदा होगा, तो ऑक्सीजन जो को कंसंट्रेट करता हवा की ऑक्सीजन को, लेकिन वो पानी से गुजर के आती है ऑक्सीजन, लिक्विडिफाई करके भेजता आगे। तो कंडक्टिंग पार्ट के तीन फायदे होते हैं। कंडक्टिंग पार्ट किसी भी तरह के पार्टिकल या इंफेक्शन को रोक लेता है, यानी नाक के बाल। एयर का टेम्परेचर एल्वियोलाई तक पहुंचते पहुंचते बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है और एयर लगभग लिक्विड जैसी हो जाती है, एयर लगभग लिक्विड जैसी। यहीं से कंटिन्यू करेंगे, छोटा सा।